नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 पर। सत्ता रहेगी बरकरार या बदलेगा जनादेश। देश के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। 96 करोड़ वोटर वोट का इस्तेमाल करेंगे और ये पूरी दुनिया का ऐसा लोकतंत्र है जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और मताधिकार हर नागरिक को है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 3 चरण का चुनाव बाकी है और ऐसे समय में हमारे राजनीतिक समीक्षक भी इस पर निगाह रखे हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह सेंगर जी, जिनका लगभग 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है और 1980 से अब तक के सारे चुनाव उन्होंने देखे हैं। आज समय देने पर मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार किरण जी। नमस्कार। आपका धन्यवाद। सर, मैं आपने ये अपने जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। इस बार का चुनाव, क्योंकि 2019 में भाजपा को 303 सीट मिली थी और इस बार उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। इसी तरीके से विपक्ष का इंडिया गठबंधन पहली बार बीजेपी के सामने तैयारी से जुटा हुआ है। आप क्या समझते हैं, आपका आकलन क्या है? ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपने क्योंकि बारीकी से नजर रखते हैं, आपका आकलन क्या है जी? विनोद जी, मेरा आकलन ये है कि ये चुनाव काफी कांटे का है। जहां तक जी। 400 पार का नारे की बात है, हाँ तो जी। हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए या हम्म। लोगों में इस तरह का रुझान बनाने के लिए जी। वो एक बड़े नंबर का टारगेट रखे। तो अगर हाँ। वो बीजेपी ने किया है और मोदी जी के लोगों ने किया है तो कोई हाँ। गलत बात नहीं है। जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि विनोद जी, वो जो 4 चरणों का चुनाव हो गया है हाँ। और पांचवें का कल होने जा रहा है, तो जी। वो हकीकत के करीब नहीं लग रहा। और हाँ। इस बार बदली हुई फिजा है हाँ। और कहीं ना कहीं एक अंडर करंट सत्ता के खिलाफ है। हाँ। और मैं अगर सीधे कहूं तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ है। और हम्म। ये बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह है, क्योंकि हम्म। बीजेपी को जब भी सफलता मिली है तो हम्म। वो लहर में मिली है। हम्म। जब 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे तो हाँ। कांग्रेस के खिलाफ काफी खिलाफ हवा थी। हाँ। और मोदी जी का चूंकि गुजरात का मॉडल काफी उसको प्रमोट किया गया था, हाँ। समझे। हालांकि जी। मैं जानता हूँ, मैं गुजरात की भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। हाँ जी। और जब मोदी पहली बार सत्ता में आए थे और वहां हाँ। दंगा हुआ था, तब हाँ। भी मैंने किया था। और शायद हिंदी के अखबारों में मैं पहला आदमी था, अंग्रेजी जी। कुछ लोग दिल्ली से गए थे तो जो हाँ। हम तुरंत गए थे और 7 दिन तक रहे थे। तो हमें वो भी हकीकत पता है जो हाँ। मोदी जी का नारा है और मोदी जी का की मॉडल है। उसके बाद ही हम गुजरात जाते रहे हैं। तो हाँ। मैं साफ साफ कहूंगा कि गुजरात मॉडल की वो हकीकत नहीं थी जो उन्होंने मार्केटिंग की। तो गुजरात मॉडल एक सफलता का और विकास का एक बड़ा मॉडल हो गया। कुछ हाँ। काम निश्चित तौर पे किए थे मोदी हाँ। जी ने, कि जैसे हाँ। वन विंडो का किया था। मुझे लग रहा है पहला प्रयोग था, लेकिन उसमें फायदा जो छोटे उद्योग वाले थे या मिडिल उद्योग वाले थे उनको नहीं मिला था। बड़े हम्म। उद्योग वालों को जरूर मिला था। वन हम्म। विंडो थे, वो मोदी जी की सफलता। जी। और फिर लेकिन मोदी जी ने उसका बहुत सफलता से उसकी उसकी मार्केटिंग बहुत की, तो वो हम्म। गुजरात मॉडल बन गया था। हम्म। क्योंकि 2009 के बाद लेफ्ट का दबाव नहीं रह गया था कांग्रेस पे, तो हम्म। कांग्रेस ने काफी मनमानी की हम्म। और उन पे तमाम आरोप लगे। और उस और कांग्रेस को काफी घमंड आ गया था, उनके शीर्ष हम्म। नेतृत्व को जी। का कंट्रोल नहीं रहा था। हम्म। इस वजह और बीजेपी ने बहुत होशियारी से एक परसेप्शन बना लिया था भ्रष्ट सरकार की, हम्म। जिसमें अन्ना जी का आंदोलन, हम्म। केजरीवाल एंड कंपनी हाँ। तो थी। केजरीवाल को फायदा दिल्ली में मिला और इसका पूरा लाभ मोदी जी को मिला। और हाँ। मुझे लग रहा है वो चुनाव फेयर हुआ था। लेकिन हाँ। इस बार स्थितियां उल्टी हुई। हम्म। सॉरी। जी। तो तस्वीर बदली हुई है काफी। हम्म। हम्म। बीजेपी कोशिश कर रही है। हम्म। देखिए सर। क्या रहता है। हाँ सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम
अब 2024 के चुनाव में जब चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो हम 2003 से 2013 तक मनमोहन सिंह सरकार की कार्यकाल की और 2014 से 24 तक की मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हैं। तो दोनों की तुलना में आपने कार्यशैली में, विकास की यात्रा में, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव देखा है दोनों के कार्यकाल में? जी। विनोद जी, बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। क्योंकि मनमोहन सिंह की साझा सरकार थी, हाँ। तमाम तरह के उस पर अंकुश भी थे, और हम्म। मनमोहन सिंह बहुत ही ब्रिलियंट थे, और उनको दुनिया के अर्थशास्त्र की समझ थी, सारी चीजें थी। वो जी। आत्मबुद्ध प्राणी नहीं थे, जबकि मोदी हम्म। जी बहुत आत्मबुद्ध प्राणी होते हैं, जो फोटो के लिए उनका विशेष हाँ। तौर से आग्रह रहता है कि उस प्रेम में हम्म। कोई ना आए। मोदी हाँ। जी वो मनमोहन सिंह जी अलग थे। उनको एक इंटरनेशनल समझ थी, और हाँ। दुनिया में उनकी पहचान थी अर्थ हम्म। के क्षेत्र में। हाँ। और मोदी जी की उलट है। मोदी जी ने अपने को जैसे कि एक कम जानकार, और कम जानकार आदमी बूस्ट करे कि वो जनता के और गरीब लोगों के ज्यादा करीब है, तो उसकी मार्केटिंग जम के की। और हम्म। मोदी जी पहली बार वो सपना बेचने में कामयाब हुए थे हम्म। कि हम काला धन खत्म करेंगे, तो विदेशों में से काला धन खत्म होगा, तो हम्म। हर एक को सोचता है कि 15-15 लाख यूं ही मिल जाए। हम्म। मतलब वो उस आदमी के लिए इतना बड़ा सपना दिखा दिया कि हम्म। जिसने, वो गरीब आदमी, एक बड़ा वर्ग जो करीब 50% है, जिसने कभी हम्म। 1 लाख रुपए नकद नहीं देखे हों, और वो दिखाया कि 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आ जाएंगे। हम्म। और इन्होंने स्कीम शुरू की जिसमें गरीबों के अकाउंट, बगैर पैसे, कोई पैसा जमा लगाए अकाउंट हो जाएंगे, तो लोगों को एक भरोसा बना था कि शायद 15-15 लाख आ ही जाए। हम्म। और एक, अगर एक सपना टूटता, एक चीज देर होती, तो वो 10 सपने और जगा देते। हम्म। इतनी स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। तो तमाम राज्यों में जो गैर भाजपा शासित थे, उनमें होड़ लगी थी कि भाई उनके यहाँ का कोई शहर आ जाए स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी में। हम्म। लेकिन हकीकत ये बदली कि आज तक हमें तो पता नहीं है, विनोद जी, कि कौन सी देश में स्मार्ट सिटी बनी हुई है। हम्म। और अब बीजेपी और टीम मोदी उसका जिक्र भी नहीं करती है। हम्म। ऐसे ही जो मोदी जी का चुनाव क्षेत्र था, हाँ। वाराणसी, जी। तो उन्होंने कहा इसको वो जापान का एक क्योटो शहर बना देंगे, और क्योटो को लेके तमाम तरह की बातें होती थी। तमाम हम्म। अधिकारी वहाँ जापान के दौरे पे गए। समझिए, हम्म। अब क्या है कि वो क्योटो 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 अब बनारस के लिए एक मजाक हो गया है। हम्म। तो मोदी जी क्या करते हैं कि एक जब उनका कोई सपना फेल होता है और वो फेल होता है, तो वो 10 और फेंक देते हैं। हम्म। लेकिन हर चीज की हद होती है। वो हम्म। 19 में ही मुझे लग रहा है कि वो आपको विरोधी लहर दिखाई पड़ती, लेकिन वो राष्ट्रवाद का ऐसा तड़का लगा हम्म। जम्मू कश्मीर की घटनाओं से। हम्म। हालांकि उसके बारे में तमाम तरह के संदेह हैं, आज तक कोई जांच नहीं हुई, पुलवामा में हम्म। कहाँ से हम्म। ये इतना बड़ा RDX आया था, और कहाँ हम्म। फेलियर हुई, और वो जांच हुई तो उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आज तक हम्म। किसी को पता नहीं है। हर हम्म। कोई सवाल करता है विनोद जी। हम्म। और एक तो ये खत्म कर दिया है, मीडिया के शो खत्म कर दिया है कि कोई हम्म। मोदी जी से सवाल करे, सरकार से सवाल करे, तो उसे देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। अगर पुलवामा पे सवाल करे तो होता है कि सेना पे सवाल करते हैं। हम्म। तो हम्म। मोदी जी ने ऐसा किया। लेकिन हम्म। मुझे लग रहा है कि वो 19 के बाद, जो अब 24 तक, इन 5 सालों में तमाम कली खुल गई है। हम्म। और लोगों को ये लगा, और फिर इन्होंने दिया कि भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, तो एक बड़ा हम्म। लाभार्थी वर्ग बन गया। उस समय तक तो उसने काम किया। हम्म। लेकिन अब समझ में आया कि हम्म। इन्होंने 80 करोड़ लोगों को, देश की आधी आबादी को, तो एकदम भिखमंगा बना दिया है। और हम्म। उसी के लिए अपना सबसे बड़ा यशोगान गा रहे हैं। ये एक शर्म की बात है कि देश हम्म। की आबादी अपने लिए एक अन्न भी नहीं जुटा सकती, सरकार को देना पड़ रहा है। अब हम्म। सरकार इसी को उपलब्ध मान रही है, तो अलग बात है, उसकी भी हम्म। हकीकत है। और ये भी एक हकीकत है विनोद जी, कि हम्म। ये जो अन्न का अधिकार और इसका, ये ये मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, और उसने दिया है कि अधिकार दिया, उसी के तहत ये काम किया है। अब उसका पूरा श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। तो हम्म। मोदी जी को ये करना चाहिए कि ऐसी स्थिति खत्म हो हम्म। कि भाई लोगों को केवल अनाज के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़े। वो स्थिति तो खत्म नहीं हो रही।
मुझे लग रहा हम्म है आज 80 करोड़ है तो कल उसका 90 करोड़ हो जाए। तो हम्म जिसमें शर्म करना चाहिए उसमें ये सरकार गर्व कर रही है। तो कहीं हम्म, से मिल रहा है। और जहां तक और आर्थिक सरकार के ये आर्थिक आंकड़े बता रहे हैं जी कि मोदी जी के काल में वो जो विदेशी कर्ज था वो 2 गुना से ज्यादा हो गया। हम्म और तमाम तरह की जो तमाम कल्याण योजनाएं थी, जैसे रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराए हम्म की छूट थी और तमाम सब्सिडी मिलती थी, वो खत्म कर दिया। वो हम्म समझ में आ रहा था कि कोविड काल में तमाम तरह का संकट था देश के सामने, वो आपने हम्म खत्म कर दिया। तो ये लग रहा था कि एक टेम्परेरी फेस है, लेकिन आपने बढ़ा लिया। हम्म रेलवे में जो आम आदमी के लिए जो साधारण कोच होते थे और हम्म तमाम रेलगाड़ियां होती थी पैसेंजर, उनमें कमी आ गई। पहले तो हम्म हो रहा था, चलो एक कोविड काल से उभरे हैं धीरे, अब उसके बाद 2 साल हो रहे हैं, हो हम्म रहा है कि बड़ी 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 जो अ, अमीरों के लिए गाड़ियां हैं, जो वातानुकूलित गाड़ियां हैं, वो बढ़ा हम्म दी। मोदी जी हर हर उसका रेल के लिए झंडा दिखा रहे हैं हम्म और पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। जो काम एक जीवन जीएम लेवल का अधिकारी कर लेता था बगैर किसी शोर हम्म शराबे के मनमोहन सरकार में, वो मोदी हम्म जी खुद कर रहे हैं। तो मोदी जी का ज्यादा ध्यान एक्चुअल काम करने पे नहीं है, उनका पब्लिसिटी पे है। हम्म और सब ने देखा है कि मोदी जी का फोटो फ्रेम कितना है, वो आत्ममुग्ध रहते हैं। उनको कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं है। 10 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी हाल हम्म में वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रायोजित इंटरव्यू दे रहे हैं अपने हम्म, उनके जो समर्थन वाली मीडिया है, जी उस पे भी उनको है कि वो उन्होंने एक सफाई दी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की कि मीडिया में तमाम लोग हैं जो हम्म उनके लिए जो है निगेटिव विचार रखते हैं। अब ये हम्म तो एक हंसने की बात है। भाई हम्म मनमोहन सिंह ने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उससे वो कभी भागे नहीं थे। हम्म उनको जब भी मौका मिलता था या जब भी कोई हम्म खास मौके होते थे तो वो सामना करते थे, सब तरह के सवाल हम्म लेते थे और हम्म कोई पत्रकार डरता नहीं था। हम हम्म लोगों ने भी उनसे सवाल किए हैं, विनोद हम्म जी। हमारी हम्म, तो पूरी पत्रकारिता ही जी अ, जी लगभग वो काम एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में रही है। हम्म और पत्रकार का एक, विनोद जी, के विद्यार्थी होने के नाते भाई हम्म मैंने तो जो सीखा अपने वरिष्ठों से यही है कि पत्रकार का तो धर्म होता है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है उससे उससे सवाल पूछे जाए। और हम्म इसलिए एक जो मीडिया का रोल होता है वो स्थायी विपक्ष का होता है। हम्म लेकिन मोदी जी के, हम्म अरे अभी मैं देख रहा था कल वो बम्बई के टाइम्स में एक पेज का विज्ञापन छपा जिसमें हम्म लगभग जो ये कहा गया कि भाई जो सरकार के विरोध में है, जो आलोचना करता है, तो वो उन्होंने जैसे सिद्ध कर दिया कि जो सवाल उठाता है, जो क्वेश्चन करता है, जो शक हम्म, करता है, हाँ वो देश 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 विरोधी ताकत है। कि अगर जो ये है कि जो सवाल करे, सही सवाल करे, ज्वलन सवाल करे, तो वो देशद्रोही हो गया। तो हम जैसे लोग हम्म तो देशद्रोही कैटेगरी में आ गए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या रहेगा। अब पता हम्म नहीं कौन सलाहकार है मोदी जी का, या मोदी हम्म जी जब इतने 56 इंची के और इतने मजबूत हैं और वाकई हम्म में उनकी लोकप्रियता, वो लोकप्रिय है, आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। हम्म इसके बावजूद उनका जादू तो नहीं है। असल में जो जो हम्म उनका जादू काम हुआ, जहां वो रैली करते थे मोदी जी, वहां हम्म चुनाव पलट जाता था। लेकिन हम्म यहाँ स्थिति नहीं हो रही है। और हम्म कई जगह तो विनोद जी मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि मोदी जी के भाषण और मोदी जी के जिस तरह की चीजें हैं उनसे लोग चिढ़ने लगे हैं। हम्म बल्कि उनके दूसरे नेता हैं उनको पसंद करते हैं। और मोदी हम्म जी ने किया किया कि गैप इतना बड़ा पैदा कर दिया है। अमित हम्म शाह जी है, राजनाथ जी है, इनको हम्म भले 2 नंबर का कहा जाता हो, लेकिन एक्चुअल में एक के बाद डैश डैश है। मतलब समझ लीजिए हम्म कि 10 के बाद कोई शुरू होता है और हम्म 10 के बाद भी उनकी ताकत क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। हम्म, और अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जो बहुत होशियार नेता है, उनको भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है। जी लेकिन मुझे लग रहा है कि जो चाणक्य का जो कैरेक्टर है, तो हम्म वो अमित शाह जी पे बहुत फिट नहीं होता। क्योंकि वो जिस तरह से लोगों को धमकाने वाला अंदाज उनका होता है, हम्म तो वो कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं है।
लेकिन उनको लगता है कि जैसे मीडिया डर गया, मीडिया जो मुख्य मीडिया है, जिसको अब काफी लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, सरकारी मीडिया भी कहते हैं, अगर वो भी सवाल करे, इस समय में देख रहा हूँ कि चुनाव के दौर में कुछ कुछ चैनलों के एंकरों ने एक कोशिश की, तो मोदी जी कहते हैं कि आप लोग कोई होमवर्क करके नहीं आते हैं। ये हैरानी होती है कि उनको यही पसंद है कि जब लोग इंटरव्यू करें तो पूछें कि भाई आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, हैं? आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो विनोद जी, हम लोग तो पुराने दौर के लोग हैं, जी आज जी। हमें शर्म आती है। और कई जगह अभी मैं जैसे कि चुनाव में मैं कुछ जगह गया था, हाँ मैं एक स्वतंत्र रूप से लेखन करता हूँ, हाँ हालांकि उसकी गुंजाइश बहुत कम हो रही है। अगर हाँ इस सही चीजें लिखें तो एक इनका जो बीजेपी एंड कंपनी का ट्रोल ट्रोली है, वो बहुत ट्रोल करती है, गाली गलौज करती है, तमाम तरह से अचकुतर करती है। चलो, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हमने लिख दिया, हमने टिप्पणी कर दी तो कोई उस पर आलोचना नहीं करेगा, उसमें कमी होती है, एक तरफा होता है, तो ठीक है, तार्किक कोई टिप्पणी करे तो ठीक है, लेकिन ये इनके लोगों की गाली गलौज की भाषा होती है। तो एक माहौल इन्होंने एक डर का और खौफ का बना रखा है। मुझे लग रहा है कि लंबे समय में वो मोदी जी के लिए भी काम नहीं आएगा, और मोदी जी, एक ऐसा दौर आएगा जो आ भी चुका है कि मोदी जी भी चाहेंगे तो उनकी ये जो पूरी ट्रोल आर्मी है, वानर सेना है, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। और कई यह देखने को मिलता है कि मोदी जी जब भी कोई ऐसी बात कहते हैं, जैसे पिछले दिन उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूं तो सार्वजनिक जीवन में मेरी कोई जगह नहीं होती। हालांकि ये हैरान करने वाली बात थी विनोद जी कि मोदी जी ये कहे कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, आइए नहीं करते, तो ये भी बात है। मुझे देखा है खाली मोदी जी के बयान से ट्रोल आर्मी के तमाम लोग मोदी जी को जैसे क्वेश्चन है, उनको लगा रहे करे हमारा जो नायक है वो तो अब वो भी तुष्टीकरण की राजनीति करने लगा है। कुछ लोगों को इस तरह का इतराज हुआ। ये अलग बात है कि मोदी जी ने वो भाषण दिया और दूसरी रैली में फिर वो अपने पुराने ही फार्मूले पे आ गए। और इस बार विनोद जी मुझे बेचैनी इतनी दिखाई पड़ रही है कि मोदी जी कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, मतलब उनमें एक अस्थिरता का वातावरण हमने पहले दौर से ही देखा है। जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ मैं कुछ जगह गया था, जी तो यहाँ मैंने एक बदला हुआ माहौल देखा, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। ये लोग मजाक उड़ाते थे इंडिया ब्लॉक का, कि कहाँ इंडिया ब्लॉक, और ये सपा और कांग्रेस का कैसे मेल होता है। पहले भी दो लड़के आए थे यूपी में, फ्लॉप हुए थे, इस बार भी हुए थे। लेकिन इस बार बदली हुई स्थिति है विनोद जी। खासतौर से जो सवर्ण वर्ग है, जिसको सूट करती है मोदी जी और मोदी जी की राजनीति है, जी राम राजनीति सूट करती है। राम उसे सबके आराध्य हैं, हम सब हिंदू हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदू होने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन मनोज जी, हम हिंदू तो हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन मैं तो साफ साफ कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं संघ वाला हिंदू नहीं हूँ, बीजेपी वाला हिंदू हिंदू नहीं हूँ। मैं सब देश में सब जो धर्मों के लोग हैं उनका कल्याण चाहता हूँ, और उनको चाहता हूँ कि लोकतंत्र में बराबर का अधिकार मिले, कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। तो आपने सर, जो इस तरह आपने की उत्तर प्रदेश की चर्चा की है। मैं क्योंकि आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की है, और केंद्र की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही जाती है। 2014 में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने 73 सीट जीती थी, 71 बीजेपी को, दो उनके जो समर्थक थे। और यही स्थिति 2019 में 63 सीट जीती थी। तो 2024 में आपका आकलन क्या है यूपी को लेकर, क्योंकि ये कह रहे हैं 80, हम तो 80 सीट जीतेंगे इस बार। देखिए विनोद जी, जर्नलिस्ट कोई जो जोशी नहीं होता, लेकिन जो आसार दिखाई पड़ रहे हैं, जो इंडिकेशन दिखाई पड़ रहे हैं, जी जी जी। उनके हिसाब से ये आकलन होता है कि आज की स्थिति में, हाँ तो आप पहले दौर से ही लीजिए, हाँ इनका जो इंडिया ब्लॉक है, और खासतौर से जी वही सपा कांग्रेस है यहाँ पे, हाँ जी। तो मुझे लग रहा था कि जो ये जो अल्पसंख्यक हैं हम्म और पिछड़े हैं, पिछड़ों जी में अति पिछड़े हैं, जो हाँ जिनका बड़ा हिस्सा बीजेपी में चला गया था, हम्म और चूंकि मायावती जी की दोहरी भूमिका रही है और एक हाँ संदिग्ध भूमिका रही है,
हाँ और जिस तरह से उन्होंने अगले दौर में अपने जो भतीजे है जिसको इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था, उसको हाँ जब उसने भी तेवर दिखाया और कड़ी भाषा का उपयोग किया बीजेपी के हम्म लिए, हालांकि मैं हम्म उनकी भाषा का हिमायती नहीं हूँ, हाँ शायद कुछ शब्द उन्होंने गलत प्रयोग किए थे, हम्म लेकिन जिस तरह से उनको अलग थक कर दिया, हम्म तो हम्म सब में यही चर्चा हुई कि मायावती जी पे कोई दबाव है, बड़ा दबाव हम्म है, हम्म और वो ईडी सीबीआई से डरी हुई हैं, इसीलिए हम्म उन्होंने तुरंत विड्रा कर दिए। और कुछ कुछ सीटों पे जहां ये चर्चा होने लगी थी कि हम्म मायावती जी के उम्मीदवारों से हम्म बीजेपी का नुकसान होगा, तो हम्म उन्होंने वो कुछ कैंडिडेट भी बदल दिए। तो हम्म ऐसे में मैसेज यही गया है हम्म मायावती जी के लिए, उन हम्म दलितों के बीच में जो उनका कोर वोट है, हम्म कि मायावती जी कहीं ना कहीं उनका बीजेपी की मदद करना चाह रही हैं। हम्म ऐसे में विनोद जी मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वोट शिफ्ट हुआ है हाँ इंडिया ब्लॉक की तरफ। तो हाँ आप निश्चित मानिए कि हम्म 2019 की हम्म तुलना में हम्म मायावती जी का वोट परसेंटेज बहुत कम होगा, और सबसे घाटे में यही पार्टी रहने वाली है। हम्म और पिछले दौरों में जो मुस्लिम वोट था वो बढ़ जाता था हम्म बसपा में और सपा में और हम्म कांग्रेस में। हम्म इस बार 70 से लेके 90% तक वोट एकजुट हुआ है और एक हम्म जगह गया है। हम्म और दलितों के जो मायावती का है बड़ा वोट जो बीजेपी में एक दौर में शिफ्ट हुआ था, मुझे लग जी रहा है कि इस बार वो इंडिया ब्लॉक में शिफ्ट हुआ है। हम्म तो ऐसे में चुनौती बढ़ गई है। हम्म यूपी में एक जरूर इनको फायदा योगी जी का मिल रहा है, हम्म क्योंकि योगी जी के बारे में परसेप्शन है कि और कुछ ना हुआ हो, भले लॉ एंड ऑर्डर या बड़े माफिया दबाव में हम्म हैं, वो डरे हम्म हुए हैं। तो हम्म जो बड़े पैमाने पर लूट पोट जैसे नोएडा जैसे ग्रेटर नोएडा वगैरह में होती थी, या जी ये जी सब होती थी, जी उससे लोगों को लग रहा है, हालांकि वो हम्म सच्चाई के बहुत करीब मतलब एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक हम्म परसेप्शन बन गया है कि हम्म मोदी जी के योगी जी के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, इसका हम्म लाभ तो है। हम्म तो यहाँ प्लस जो हो रहा है, ये जो कुछ है योगी जी का, लेकिन मोदी जी के बारे में जो तमाम हम्म तरह की अच्छी धारणाएं थी वो पलटी हुई हैं, और लोग एक तरह से चिढ़ रहे हैं। हम्म तो मैं तो देख रहा हूँ कि एक अंडर करंट एंटी मोदी की है। हम्म अब योगी जी के का संबल कितना मिल पाएगा, वो कितना कारगर होगा, ये देखना हम्म पड़ेगा। लेकिन मैं हम्म देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हम्म बीजेपी सीटें लूज करने जा रहा है। हालांकि हम्म तमाम लोगों को संदेह है ईवीएम पर और चुनाव आयोग की भूमिका भूमिका पर। हम्म जैसे हम्म जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हम्म तो चुनाव आयोग की भूमिका काफी लचर, काफी कमजोर होती जा रही है। हम्म हैरानी की बात यह है कि संवैधानिक स्वायत्त संस्था होते हुए हम्म एक संस्था कैसे वो मरणासन हो गई है। हम्म जो और जो आंकड़े जारी होते थे जी हर चुनावी दौर के बाद, चरण के हम्म बाद, कि हम्म 24 घंटे में करीब वो आंकड़े आ जाते थे कि कहाँ हम्म कितने वोट पड़े, और कितनी महिलाओं ने वोट दिए, और हम्म कितनी जगह पुरुषों ने वोट दिए। ये जी आंकड़े जी तो आम आ जाते थे। इस बार वो भी बिल्कुल आंकड़े नहीं है। और हम्म 2 चरणों के बाद वो 10 दिन बाद जो आंकड़े आए, उसमें हम्म मतलब 6% की बढ़ोतरी हो गई। हम्म 1-2% की बढ़ोतरी और बढ़ोतरी तो होती थी, लेकिन ये हम्म मुझे लग रहा है संदेह, कोई सफाई नहीं दी। ये मामला अब विनोद जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। हाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि हम्म सुप्रीम कोर्ट से जो कि संदेह हो गया है। हम्म आपको विनोद जी अच्छी तरह मालूम है कि जर्मनी जैसे देशों में, जो हमसे बहुत आगे हैं, विकसित हैं, जी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं, हम्म संदेह के आधार पर बहुत पहले ईवीएम से वोटिंग खत्म हो गई थी। हम्म लेकिन अपने यहाँ ये सवाल उठाया, संदेह उठाया, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग पे विश्वास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों यही कहा था कि भाई वो हम्म स्वायत्त संस्था है, इस पे विश्वास करना चाहिए। हम्म आखिर विश्वास क्यों करना चाहिए? भाई हम्म क्या बात आता है, जब यहाँ तो जर्मनी में तो कुछ लोगों ने किया था और संदेह किया था, तो उस पर ईवीएम हम्म से हट गई थी, वोटिंग वॉलेट पे आ गई थी। हमारे यहाँ तो हम्म लाखों करोड़ों लोग संदेह कर रहे हैं। जी तमाम जो हम्म सामाजिक संस्थाएं हैं वो विरोध कर रही हैं, तमाम जता रही, लेकिन आयोग अड़ियल है। तो आयोग हम्म में ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है विनोद हम्म जी। हम्म मैं ये उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि हम्म वाकई वो सरकार के पक्ष में बेईमानी कर रहे हैं, हम्म लेकिन चुनाव आयोग को
निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए। तो सच्चाई जो हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है कि किसी लोकतंत्र के लिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरह से चाहे यूपी का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो, जी तो उन जगह से जो खबरें मित्रों के जरिए, पत्रकारों के जरिए और भी जो आ रही तस्वीर, उसकी जब जी हम लोग समीक्षा करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि विनोद जी, इस सरकार की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। और भले अब वो 4 जून का को क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, मैं नहीं जानता। जी और परिणाम एकदम से जो दिखाई पड़ रहा है उसके विपरीत आया, तो मुझसे जान लीजिए कि विनोद जी, वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा और वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और जहां तक ये राहुल गांधी या विपक्ष के और लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव केवल एक महज चुनाव नहीं है कि कौन सत्ता में आता है, कौन नहीं आता। ये चुनाव लोकतंत्र, ये संविधान बचाने का है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, तो विपक्ष ने अपने कोर मुद्दे यही बनाए हैं। भाजपा के लोगों ने, संघ परिवार ने जी मुद्दे से बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की, तमाम तरह के मुद्दे उछाले। लेकिन ये देना चाहिए विपक्ष को, राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कि वो अपने कोर मुद्दे से नहीं उठे। और आज वो मुद्दे जमीन तक पहुंच गए हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे संविधान खतरे का मुद्दा हो। पहले हम लोगों को लग रहा था कि ये मुद्दे वाकई में कि जल्दी जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्य मीडिया तो सरकार की चारण की भूमिका में है, जी जबकि लोकतंत्र में मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इसीलिए जो विपक्ष की बात कर रहा है और जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, जी जी और हम जैसे लोग जो कुछ सवाल उठाते हैं, और जब कांग्रेस सत्ता में थी या दूसरे लोग सत्ता में, तो हम सवाल उठाते थे, तो बिल्कुल हमको दूसरी नजर से देखा जा रहा है और तमाम तरह से बदनाम किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये गलत है। और दूसरा, आश्चर्यजनक रूप से विनोद जी, वो शायद आप जैसे लोग जो हैं, जो सोशल जी मीडिया पे हैं, जो जी सही सोच रखते हैं, जी तो उनकी बातों का असर पहले हमको लगता था कि कितने देखते होंगे, कुछ लाख लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे। पर मैं देख रहा हूँ, तो मैं कानपुर वगैरह, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो जी जी गांव का रहने वाला हूँ। जी तो मैंने देखा कि गांव तक में भी लोग पहुंच गए हैं भाई, लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई, और खास तौर से दलितों में जो चेतना आई थी, काशीराम जी के आंदोलन से आई थी, मायावती जी के जी आंदोलन से आई थी, और पहली बार संविधान की पुस्तिकाएं बची थी, वो जी वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा तंगहाली में है, उसके अंदर है। वो पूछते हैं कि क्या वो, ये अब चुनाव नहीं होंगे क्या, संविधान बदल देंगे ये लोग। ये पहुंच गया है। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में वो ही बड़ा एक मुद्दा है। भले अब सफाई अमित शाह जी दे रहे हों, बीजेपी के तमाम लोग दे रहे हों कि नहीं, कोई संविधान नहीं बदलने देंगे, हम किसी को नहीं करने देंगे, जी लेकिन वो जवाब, जो बढ़ी हुई महंगाई है और भयानक बेरोजगारी है, रिकॉर्ड की है, जी ये गांव तक पहुंची हुई है, लोग झेल रहे हैं, इनका दंश है। तो जी उनको आप अपनी बातों से, सपनों से कब तक उनको टाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार सपने नहीं बिक रहे हैं कि जी मोदी के, सबसे बड़ी दिक्कत है। और कभी ये कहते हैं कि जातियां नहीं है, केवल गरीब और अमीर वर्ग है। फिर जब अच्छा आप टिकट देते हैं तो जातियों को तौलते मापते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है, तो वो मुझे लग रहा है कि उनका काफी खुलासा हो गया है। पहले बीजेपी के बारे में हम जैसे लोगों की धारणा थी कि ये लोग कुछ बेहतर लोग तो हैं और ये थोड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन 14 में जैसे सत्ता में आए, केंद्रीय सत्ता में आए, तो इनका असली रंग दिख गया। जिस तरह से अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ाया गया, उनको तमाम लाभ दिए गए, जो जनता कीमत पे। अब जो आंकड़ा है ताजा, कि करीब 16 लाख करोड़ इन कारपोरेट घरानों के माफ कर दिए गए। जब किसानों को मदद दी जाती है, किसानों के कर्जे माफ किए जाते हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि भी ये इनकी आदत खराब कर रहे हैं। तो जब ये, और जब विपक्ष यही मांग करता है, और जब विपक्ष अपने घोषणा पत्र में
ये बात करता है तो ये कहते हैं कि भाई ये लोग देशद्रोही हैं, देश को कंगाल कर देंगे, और इस तरह जी से चीजें करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जो दोहरा मापदंड है, जी। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये नीचे हम्म तक पहुंच गया है। मैं नहीं जानता हूं कि 4 जून को परिणाम क्या आएंगे, जी। लेकिन ये है कि जो ब्रांड मोदी है उसकी काफी असलियत लोगों के सामने आ गया है, उनका आभा मंडल कम हुआ है। मैंने इन जी कुछ रैलियों में देखा है कि किस तरह लोग जिस तरह जुटाए जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग होती है। जी। और जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इन ऐसे नेताओं की जो सभाएं हुई हैं, तो सर, जाहिर समय तौर पर की इनके सीमा पास है। आपको अब यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय इतना था वो पूरा हो गया, और आपने बहुत बेहतर ढंग से समीक्षा की है। देख रहा हूँ कि ये चुनाव बहुत बहुत दिलचस्प है और ये जी। बड़ा निर्णायक चुनाव है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज की इस चर्चा में शामिल हुए और